पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, ना जाने तो गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। अवाम इस वक्त सिर्फ शख्सियत परस्ती का शिकार है, हकाइक को जानना कोई नहीं चाहता। और ख़ास तौर पर पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज किया गया उसके अंदर जो शिद्दत देखने में आई, हमने उनके करीबी कारकुनों से भी पूछा और ये भी पूछा कि वो लोग कौन थे जो कि कभी कोर कमांडर हाउस को आग लगाते रहे, अस्करी टावर के करीब गए, और मुतअद्दिद ऐसी इमारत हैं जिनको खाकस्तर कर दिया गया। तो उनका ये कहना है कि उन्हें तो हम भी नहीं जानते। अगर आप भी नहीं जानते तो फिर सोच लीजिए ये साजिश कहाँ से शुरू हुई और मॉब को किसी भी तरफ डाइवर्ट करना किसका काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मूव पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। लोग सिर्फ शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। मेरिट की बुनियाद पर ना वो हकाइक जानना चाहते हैं और ना ही ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी एक आइडियल दौर में अगर कह लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जब मुल्क और कौम के सामने आए तो उन्होंने ना सिर्फ तब्दीली का नारा लगाया बल्कि बहुत सारी आवाम और ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हासिल रही हैं और अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा तवक्को है। अगर उनके दौरे हुकूमत में कोई ऐसा करप्शन का कारनामा होता है जिसकी बाइस उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से हमने जब ये पूछा कि आप ये बताइए कि इमरान खान साहब को किस केस में गिरफ्तार किया गया है और उसकी क्या वजह थी, तो उसके बारे में वो नहीं जानते थे। लेकिन उनका जवाब सिर्फ ये था कि देखें कि नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, जरदारी ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, इस वजह से इमरान खान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है ये कोई इतना मुश्किल केस नहीं है। इस वक्त जो अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है वो आपके सामने है। थोड़े से हकाइक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 60 अरब रुपए की रकम मलक रियाज साहब की पकड़ी जाती है लंदन में और वहाँ से उस रकम को उनके कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान वापस लाया जाना था। लेकिन मलक साहब ने, जैसे कि दीगर सियासतदानों के साथ भी उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं, तो यहाँ पर एक डील की और उस डील के नतीजे में वो जो रकम वापस लाई गई वो हुकूमत के ख़जाने में जमा करा दी गई। लेकिन उसके बदले तकरीबन 460 अरब रुपए का जो जुर्माना था वो अदालत के अंदर में हुकूमत की जानिब से सेटल कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख लें कि कितना बड़ा जुर्माना है, तकरीबन 400 अरब रुपए का फ़र्क था जो कि इस केस के अंदर मामले के अंदर सेटल किया गया। उसके बदले मलक रियाज साहब ने 458 कनाल ज़मीन एक ट्रस्ट के नाम की, और उस ट्रस्ट का नाम बाद में रखा गया। पहले वो ज़मीन जा रही थी किसके नाम? इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के नाम। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तनकीद तो हर शख्स कर रहा है। फवाद चौधरी साहब भी खुद अपने एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हमने इन टर्म्स एंड कंडीशन पर यह मुआहदा इसलिए किया कि पता नहीं 60 अरब आते या ना आते, तो लिहाजा हमें थोड़ी सी जल्दी थी, जिसके नतीजे में हमने मलक साहब को कहा कि जैसा आपका पैसा दूसरे सियासतदान भी हजम कर जाते हैं तो शायद पीटीआई को भी ये जो है हाजमे की फक्की साबित हो। उन्होंने भी ये मुआहदा किया जिसके नतीजे में मलक साहब को कितना फ़ायदा पहुंचाया गया ये आपके सामने है। 400 अरब रुपए का फ़ायदा उन्हें यहाँ पर सीधा सीधा पहुंचाया गया। और अगर 458 कनाल ज़मीन उनकी तरफ से दी भी जाती है तो उस ज़मीन की मालियत आप बखूबी लगा सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो फिर थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहूँगा। लेकिन उस ट्रस्ट का जो बेनिफिशरी है वो कौन था? वो था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी। इमरान खान साहब के दौर में जो करप्शन के मुतअद्दिद ऐसी बातें थी, जो उस वक्त के DGISI जो इस वक्त के आर्मी चीफ है उन्होंने भी इमरान खान को गाहे बगाहे बताते रहे। ख़ास तौर पर एक हीरों का हार था जो कि जब इमरान खान साहब की अहलिया को मौसूल हुआ तो उस वक्त के DGISI जो इस वक्त आर्मी चीफ है उन्होंने इमरान खान को बताया। इमरान खान ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की बल्कि उन पर बरहम हुए। अगर आप बात कर रहे हैं मेरिट की, तब्दीली की, इंसाफ की, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर हम बैठ कर
कम अज कम अपने पेशे से थोड़ा बहुत मुखलिस होकर यहाँ पर तजिया करें, क्योंकि हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। अब ये जो केस है ये ओपन एंड शट केस है। नैब के पास जितने भी इसके बारे में शवाहिद मौजूद हैं उनका इनकार किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी मंजूरी एक बंद लिफाफे के ऊपर ली गई थी। और ख़ास तौर पर जो शीरी मज़ारी उस काबीना इजलास का हिस्सा थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उन्होंने मजाक किया कि सानू तो तुसी दसिया नहीं, किसने तुसी दस्तखत करा लेने। लेकिन इसके बाद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनका कहना ये है कि भाई इमरान खान को गिरफ्तार जो है वो बेकसूर है, उन्हें किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाता। और उसके नतीजे में इस वक्त उन्होंने जो मुजाहरे किए हैं और जो तरीक़ाकार अपनाया है, ये तरीक़ाकार तो किसी मुल्क दुश्मन अनासिर के भी ऐसा नहीं अपनाते। और अगर हम ये देखें तो यही ख्वाहिश थी आज से पहले इसराइल की और रॉ की कि पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर से कमज़ोर किया जाए और उन्हें अवाम को उनके मुकाबिल खड़ा किया जाए। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो सीरिया की मिसाल आपके सामने है, मिस्र की मिसाल आपके सामने, इराक की मिसाल आपके सामने है। अगर कोई इस वक्त इसराइल के सामने कोई एक मुल्क खड़ा था तो वो था पाकिस्तान। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि ये सिर्फ एक इसराइल का मंसूबा था, जैसा कि फजलुर रहमान साहब भी कहते रहे कि इमरान खान साहब एक यहूदी एजेंट हैं और वो इसराइल के इशारों पर काम कर रहे हैं। जब तक साबित नहीं हो जाता इस बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब किसी ना किसी तरीके से जिन हाथों में खेल रहे हैं तो वो उसी मंसूबे पर इस वक्त अमल दरामद करा रहे हैं कि जो आज से पहले हम सुनते आए कि पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर किया जाएगा, क्योंकि जिन मकामात पर इस वक्त अटैक हुआ है वहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इस वक्त जो बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया वो भी आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि जो लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता वो इस एहतजाज में मौजूद थे, और कुछ ऐसे भी अफराद थे जो कि कोर कमांडर हाउस के सामने भी गए। लेकिन उनका कहना यह है कि जैसे ही मजमे में से ही किसी ने आवाज़ दी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, जबकि वहाँ पर जो मौजूद क़यादत थी वो उन्हें थोड़ा सा रोकती भी रही और लोग उन पर बरहम होना शुरू हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी एक टेक्निकल यहाँ पर पॉइंट है कि जब मॉब इकट्ठा होता है, जमगट्ठा इकट्ठा होता है तो उसको मूव कराना, इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए और ये किन लोगों का काम होता है। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने ये भी बताया कि हमारे साथ कुछ ऐसे अफराद शामिल थे जिन्हें हम रास्ते में रोकते रहे और उन्हें ये भी कहते रहे कि मेहरबानी करके आप थोड़ा सा अपना तरीक़ाकार जो है तब्दील करें। और ख़ास तौर पर उनके साथ ना सिर्फ उनकी तलख कलामी हुई बल्कि नौबत जो है थोड़ी हाथापाई तक भी पहुंच गई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो तर्ज अमल अपनाया हुआ था उसके नतीजे में ये सब कुछ होना था। अब इस वक्त कोर कमांडर हाउस के अंदर जो लोग घुसे हैं, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, जो वहाँ से कोई मोर ले गए, कोई खाना ले गए, उन तमाम हजरात की इस वक्त जो तस्वीर हैं वो अखबार में गर्दिश कर रही हैं और उनका जो रिकॉर्ड है वो नादरा से बहुत हद तक ट्रेस कर लिया गया है। बड़ी बड़ी लिस्टें बन गई हैं और इस पर इनाम भी रखा गया है। और इसके नतीजे में आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो दावा कर रहे थे रियासत मदीना का, मैं उनके दावे को गलत नहीं कह रहा, अगर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाता है और जिनकी वो मिसालें देते रहे हैं कि खुद को अदालत में पेश करते रहे, तो ऐसा क्या मसला था? अगर सिर्फ एक दिन आपको इंतजार कर लेते तो क्या आज से पहले हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और दीगर अदालतों से आपको क्या रिलीफ नहीं मिलता रहा? तो लिहाजा इस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हूँ और जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, तो इस मामले में किसी भी सूरत इस रवैये की हमायत नहीं की जा सकती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों ने अपनाया है। और इस नतीजे में मैं भी ये बात भी आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकलते थे जब वायलेंस की बात की गई
اور جب کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جانے کی بات کی گئی تو اکثر وہ افراد جن کا تعلق جو ہے پڑھے لکھے گھرانوں سے ہے اور جو تشدد پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ لوگ باہر نہیں نکلے۔ یہ صرف چند لوگ تھے، پوری دنیا کو یہ دکھایا جاتا رہا کہ پاکستان سری لنکا بن گیا۔ چند مقامات کے بعد یہاں سے چیرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے سامنے سے لے کر وابڈا ٹاؤن، شوکت خانم، یہ تمام ایریا اس دن یہاں میں دفتر میں موجود تھا، یہاں سے میں گزرا، کسی جگہ پر کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف ایک چھوٹا سا سلیکٹڈ ایریا تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس دن نشانہ بنایا ہوا تھا، لیکن پوری دنیا میں یہی پیغام جا رہا تھا کیا کہ لاہور میں آگ لگ گئی۔ اب اس احتجاج کے نتیجے میں آپ نے غیر ملکی ایجنڈے کو سپورٹ کیا ہے یا نہ چاہتے ہوئے غیر ملکی ایجنڈے کو سپورٹ کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی جن کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کا بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ واقعی انصاف چاہتے ہیں اور یہ آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک مسیحا ہیں جو لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ان کے لوگوں نے انہیں بے وقوف بنا کے کیا، یا وہ پھر ان کو سمجھ نہیں آئی، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کے اقدامات کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی تو تھی۔ آخر میں یہ بھی کہوں گا کتنے پیسے تھے؟ 60 ارب، جس کے نتیجے میں کتنی مالیت کی رقم کی سیٹلمنٹ کی گئی؟ 460 ارب، 400 ارب روپے کا فائدہ، اور اس کے نتیجے میں کیا دی جا رہی ہے؟ زمین، اور جو اس زمین پہ بنتی ہے یونیورسٹی، اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس ٹرسٹ کے بینیفیشری کون ہیں؟ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ، کوئی اور نام میں ان کا نہیں لینا چاہتا۔ تو کیا وجہ تھی؟ آپ نے خود ہی اس کا بینیفیشری بننا تھا، اور کیا یہ ڈیل قوم کے مفاد میں تھی؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے، تنقید بھی کیجئے، ایک دوسرے کو جو ہے کوئی آئینہ دکھانا چاہ رہا ہے آئینہ بھی دکھائیں، لیکن تھوڑا سا حقیقت کا سامنا کرنا آپ کو بھی چاہیے، اور ہمارا بھی کام ہے کہ جو میرٹ پہ خبریں ہوتی آئیں گی وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔